हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यूजीसी नेट ज्योग्राफी में जनसंख्या भूगोल से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारा है जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और इसके साथ ही साथ जन्म दर किस प्रकार से निकाला जाता है, किसी भी प्रदेश का हो या किसी भी देश का हो, उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को बताए जाएं वो आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाए। इसके साथ ही साथ आप सभी से एक और हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है और इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि जनसंख्या के आकार में होने वाले परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास से प्रभावित होते हैं। यानी अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी देश की जनसंख्या हो या प्रदेश की जनसंख्या हो, उसमें परिवर्तन लाने वाले जो फैक्टर हैं वो जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। तो ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं किसी भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे जिसमें मुख्य रूप से जन्म दर और मृत्यु दर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन तीनों में से अगर हम बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाने के लिए। आगे हम इसमें देखेंगे तत्कालिक या वर्तमान परिदृश्य में विश्व की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि के लिए जन्म दर एवं मृत्यु दर महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा रहा है और इनके संकेत, निर्धारक तथा विश्व प्रतिरूप का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि इनके संकेत क्या है, निर्धारक यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ विश्व प्रतिरूप यानी कि विश्व के संदर्भ में किस प्रकार का जन्म दर रहा है और किस प्रकार का मृत्यु दर रहा है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम पूरा वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा टॉपिक में मेंशन है। अगर आपने यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सिलेबस देखा होगा जनसंख्या भूगोल का, तो उसमें जो है आपका सीधे सीधे है संकेतक यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर का विश्लेषण हमारा टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, जन्म दर के संकेतक या मृत्यु दर के संकेतक और उसके साथ साथ उसके निर्धारक और विश्व प्रतिरूप किस प्रकार का है जन्म दर और मृत्यु दर का। तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इसी सिलेबस के टॉपिक को जो है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए हम आगे अब देखते हैं कि जन्म दर क्या होता है। अभी तक हमने ये समझने का प्रयास किया कि जन्म दर और मृत्यु दर जो है किसी भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाने वाले मुख्य घटक के रूप में देखे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं और समझते हैं कि जन्म दर किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा और जन्म दर क्या होता है। तो जन्म दर जो है एक कैलेंडर वर्ष में या एक जो है पूरे वर्ष में, वर्ष कैलेंडर में जो भी आप कह लीजिए इसको, प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। एक बार और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जन्म दर किसे कहते हैं। एक कैलेंडर या एक वर्ष के कैलेंडर में प्रति हजार जनसंख्या के अनुपात में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्म दर किसे कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि विश्व में किस प्रकार का जो है जन्म दर रहा है, उसके साथ साथ भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और जन्म दर किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में उस फार्मूले को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व की अशोधित जन्म दर, यहाँ अशोधित एक तरह का मापन है या आप पैमाना कह लीजिए, तो वो होता है। तो विश्व की अशोधित जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जो है 20 थी, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पे 20 बच्चों का जो है या 20 लोगों का जो है जन्म हुआ।
उसके साथ वहीं वर्ष 2013 के अनुसार जो है भारत की जो अशोधित जन्म दर थी वो 1000 जनसंख्या पे जो है 21.4 थी, यानी 1000 लोगों में से 21.4 बच्चों का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो अशोधित जन्म दर की गणना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूले का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको प्रदेश के संदर्भ में या भारत या पूरे विश्व के संदर्भ में जो है अप्लाई करके जो है आप जन्म दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला लिखा गया है अशोधित जन्म दर, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उसके बाद है कि किसी वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या बटे में उसमें जन्मे कुल बच्चों की संख्या गुणते 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमने लिखा है किसी वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि जो बच्चे जन्म के बाद जीवित रहते हैं उनकी टोटल संख्या ऊपर रखेंगे, उसके साथ साथ नीचे उसमें जन्मे कुल बच्चों की संख्या, यानी कि अब इसमें जो बच्चे जन्म के दौरान मृत हो जाते हैं और जो जीवित रहते हैं इन सभी की टोटल संख्या नीचे हम मेंशन करेंगे, उसके बाद गुणे 100। तो इस प्रकार से जो है हम जन्म दर को ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का या पूरे विश्व के संदर्भ में हम इस फार्मूले को जो है इम्प्लीमेंट करके जन्म दर को ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जन्म दर आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्म दर क्या है। जन्म दर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कैलेंडर वर्ष या एक वर्ष कैलेंडर में जो है प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्मे जीवित शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। विश्व के संदर्भ में मैंने बताया कि विश्व में जो है जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 20 थी, और उसके बाद वहीं वर्ष 2013 के अनुसार जो है भारत की जो जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी, 21.4 थी। यानी कि ये एक तरह का पैमाना यहाँ पर जो है एक तरह का ये लेवल है, 1000 एक फिक्स लेवल है, इसके ऊपर जो भी जन्म दर जो है बढ़ती है तो उसको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 21.4 थी 2013 में। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है जन्म दर की गणना किस प्रकार से या जन्म दर किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, उसके फार्मूले के बारे में मैंने बताया कि जन्म दर बराबर फिर उसके बाद किसी वर्ष में पंजीकृत जीवित बच्चों की संख्या, उसके साथ साथ बटे में उसमें जन्मे कुल बच्चों की संख्या, यानी टोटल बच्चे, यानी कि जन्म के समय जो बच्चे मृत हो जाते हैं और जो बच्चे जीवित रहते हैं उन सभी की संख्या जो है नीचे मेंशन करेंगे, उसके बाद गुणे में 100 करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है जन्म दर जो है प्राप्त हो जाएगा किसी प्रदेश या किसी देश या पूरे विश्व के संदर्भ में। मैंने 1 से 2 बार इसको रिपीट किया या रिकॉल किया ताकि आपको अच्छे तरीके से ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए और किसी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहे। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच या मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर जो भी आपका डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जन्म दर या प्रजननता को प्रभावित करने वाले जो है मुख्य कारक हैं उसको देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो जन्म दर और प्रजननता को प्रभावित करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो भारत में प्रजननशीलता को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 3 कारक उत्तरदायी हैं। पहला जो है आपका जनांकिकीय कारक, दूसरा है सामाजिक कारक और तीसरा है आर्थिक कारक। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं भारत के संदर्भ में जो जन्म दर या प्रजननता को प्रभावित करते हैं। अब हम इसमें एक एक करके यानी जननांकिकीय वाले फैक्टर और सामाजिक फैक्टर और आर्थिक फैक्टर, इन तीनों को अलग कर करके इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये सभी जो है जन्म दर और प्रजननता को प्रभावित करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले जननांकिकीय कारक के बारे में। तो जननांकिकीय कारक के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के प्रमुख कारक जो है कार्य करते हैं। पहला जो है विवाह की सर्वव्यापकता, यानी कि विवाह का किस उचित समय पे जो है विवाह की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज करना होना। फिर उसके साथ साथ जो है कम आयु में विवाह। फिर उसके बाद तीसरा जो फैक्टर हमारा है अधिकांश जनसंख्या का ग्रामीण होना। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो जननांकिकीय कारक या जननांकिकीय फैक्टर के अंतर्गत कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने क्वेरी या डाउट को पूछ सकते हैं।
अगला जो हमारा इसमें फैक्टर है वो सामाजिक कारक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जन्म दर को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं। एक तो जनांकिकीय कारक, दूसरा सामाजिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक। तो जनांकिकीय कारक के बारे में मैंने आपको अभी बताया। अब हम देखेंगे सामाजिक कारक के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो है निम्न प्रकार के कारकों को जो है सम्मिलित किया जाता है। कुछ मुख्य कारक हैं। सामाजिक कारक तो वैसे बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं उनको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का स्तर निम्न होना। अगर शिक्षा का स्तर निम्न होगा तो हम कई सारी चीज़ों को जो है अन टाइम यानी कि अनमेच्योरिटी में भी कर सकते हैं। और जो हमारा टाइम, जैसे एक मान लीजिए बाल विवाह, अगर शिक्षा का अगर हमारे पास अभाव है, शिक्षित हम नहीं हैं, तो एक रूढ़िवादी सोच के हिसाब से हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं। तो वहाँ पे ये भी एक फैक्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर दूसरा है समाज का रूढ़िवादी होना, यानी कि परंपरागत रूप से बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी सोच है जो हमारे समाज में चली आ रही है, जैसे लड़कों को ज़्यादा महत्व देना या लड़कों की लालसा रखना। अभी आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरा जो है धार्मिक अंधविश्वास। तो आप सभी जानते हैं, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे धार्मिक अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ अगर हमें होती है या हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है, रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा है, तो हम सीधे क्या करते हैं कि किसी साधु या किसी इस तरह के लोगों के पास जाते हैं और झाड़ फूंक जैसे क्रियाओं को कराते हैं, जबकि डॉक्टर के यहाँ हमें जाना चाहिए, वहाँ पे हमारा जो है अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। तो यहाँ पे एक धार्मिक अंधविश्वास भी जो है सामाजिक कारक के अंतर्गत कार्य करता है। फिर लड़कों को अधिक महत्व देना। फिर उसके बाद जो लास्ट में है संयुक्त परिवार। अभी शहरों में कम होगा, लेकिन रूरल एरिया में या ग्रामीण क्षेत्रों में अभी संयुक्त परिवार बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सभी ऐसे सामाजिक कारक हैं जो हमारे जन्म दर को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सामाजिक कारक के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट्स जो है जो मैं कुछ बता रहा हूँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे अगले फैक्टर के बारे में, आर्थिक कारक के बारे में। तो इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कारक जो है कार्य करते हैं। पहला जो इसमें हमारा होगा व्यावसायिक ढांचे में प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता। प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जो है कृषि में संलग्न लोग हैं और भी जो है प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जो है आता है। तो वहाँ पर जो है श्रमिकों की जो है ज़्यादा ज़रूरत या आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में भी जो है हमारा जन्म दर जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके साथ साथ अगला जो है रहन सहन के स्तर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक हमारा है। अगर आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर होगी या आप सभी की किसी की भी कमज़ोर होगी तो उनका रहन सहन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हम अच्छे तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। और अगला जो है इसमें हमारा फैक्टर होगा औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण किसी क्षेत्र का नहीं है तो वहाँ पे जो है जॉब की जो है बहुत कम, मतलब जॉब बहुत कम होगी। उस स्थिति में जो है लोग ज़्यादातर जो है प्राथमिक क्रिया में संलग्न होंगे। कृषि है और भी जो है कई तरह के जो प्राथमिक उद्योग हैं उसमें, तो उस स्थिति में जो है लेबर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये भी जो है जन्म दर को हमारा प्रभावित करता है। उसके साथ साथ अगला जो हमारा फैक्टर आएगा आर्थिक कारक के अंतर्गत सामाजिक कारक और आर्थिक सुरक्षा, यानी कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इस तरह की भी जो सोच है वो हमारा जो है जन्म दर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ये जो है आर्थिक कारक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो हमारे जन्म दर को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। आइए आगे देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं आगे चल के बता रहा हूँ आप सभी को। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जन्म दर और प्रजननता को और भी ऐसे अन्य कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसके साथ ही साथ अन्य कारक ऐसे भी हैं जो प्रजननता या जन्म दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपकी भौगोलिक दशाएं हैं और फिर उसके बाद दूसरा जो है नगरीयकरण इत्यादि। अगर भौगोलिक दशाएं उचित हैं या अनुकूल हैं मानव के लिए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जनसंख्या का विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। अगर भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं हैं तो जन्म दर भी जो है बहुत ही ज़्यादा उच्च नहीं रहेगी, निम्न रहेगी। आप भारत के संदर्भ में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है अगर मैदानी भाग हमारा है तो वहाँ पे जनसंख्या का विकास बहुत ही ज़्यादा और अच्छे तरीके से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आसानी के साथ जो है हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, उद्योगों को लगा सकते हैं। तो अनुकूल स्थिति है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ऊंचे इलाकों में यानी कि पर्वतीय या पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ही निम्न है, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही कठिन है। तो लोग जो है ज़्यादातर क्रियाशील रहते हैं, कार्यों में जो है पूरी तरह से संलग्न रहते हैं। तो उस स्थिति में वहाँ पे जन्म दर जो है बहुत ही कम रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हमारा हो जाता है भौगोलिक दशाएँ।
दूसरा है नगरीयकरण। अगर नगरीयकरण होता है तो ये भी एक तरह का महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारे जन्म दर या प्रजननता को प्रभावित करता है। नगरीकरण होने का मतलब वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, इंडस्ट्री, इस तरह की चीज़ों का जो है विकास होगा, जिसके वजह से जो है वहाँ के लोग भी जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे, तो उस स्थिति में जो है हमारा जन्म दर वहाँ पे प्रभावित अच्छे तरीके से होगा। तो ये दो फैक्टर और भी हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों का जो है वर्गीकरण कई लोगों के द्वारा किया गया है, कई विद्वानों के द्वारा। तो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है प्रजननता को या जन्म दर का जो है वर्गीकरण किया गया है उनके प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे किंग्सले डेविस और जूडिस ब्लेक के द्वारा जो है प्रजननता के जो है प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है इनके द्वारा। तो अगर बात करें इनके संदर्भ में तो इन्होंने बताया है कि मतलब इनको जो है 3 श्रेणियों में इन्होंने जो है डिवाइड किया है। प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें बताया गया है पहले कि एक शिशु तभी जन्म ले सकता है जब सहवास हो। दूसरी श्रेणी में इन्होंने बताया कि सहवास के परिणाम स्वरूप गर्भधान का होना बहुत ही जरूरी है। फिर उसके साथ तीसरे श्रेणी में यह इन्होंने बताया कि गर्भ सफलतापूर्वक अपनी अवधि पूरी करे तथा सुरक्षित प्रसव हो। तो प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत इन लोगों ने जो है इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब हम आगे इसमें देखेंगे प्रोफेसर DS के द्वारा जो है प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों को कारक के वर्गीकरण को किस प्रकार से बताया गया है। तो इन्होंने पहले बताया एक जैविक तत्व, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, तीसरा जो है अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर जो है प्रोफेसर DS ने बताया है प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत। और आगे जो हमारा लास्ट में है प्रोफेसर डोनाल्ड योग, इन्होंने भी जो है प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्गीकृत किया है, जिसमें इन्होंने वैवाहिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण, वातावरण और जीवन स्तर, आय, परिवार, रोजगार, इस तरह के फैक्टर को सम्मिलित किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ विद्वानों के द्वारा किस प्रकार से प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्गीकृत किया गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का डाउट होता है, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है या कुछ लगता है कि आपको सर ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे मृत्यु दर के बारे में बात करेंगे कि मृत्यु दर क्या होती है और मृत्यु दर किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी देश की या पूरे विश्व की। अभी तक हमने जन्म दर के बारे में बात किया कि जन्म दर क्या होता है, जन्म दर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसके साथ साथ जन्म दर और प्रजननता को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं उसके ऊपर हमने अभी तक चर्चा किया। अब हम आगे इसमें देखने वाले हैं कि मृत्यु दर क्या होती है। तो पहले समझ लेते हैं कि मृत्यु दर क्या होती है। तो एक कैलेंडर वर्ष में या एक वर्ष के कैलेंडर में प्रति 1000 जनसंख्या में कुल मृत्यु लोगों की संख्या के अनुपात को हम मृत्यु दर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। एक बार मैं और रिकॉल कर दे रहा हूं ताकि आपको अभी अगर समझ में नहीं आया होगा तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में या एक वर्ष के कैलेंडर में प्रति 1000 जनसंख्या में कुल मृत्यु लोगों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे। एक मेरे पास डेटा सीट है और ये डाटा का सोर्स आपका जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट है, और यहाँ पर हम देखेंगे 2015 में विश्व की मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर 8 थी, यानी 1000 लोगों में 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये डाटा जो है 2015 का है और इसका सोर्स क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा सीट से जो है ये डाटा लिया गया है। ऊपर मैंने जन्म दर के बारे में बताया था, वो भी जो है 2015 के अकॉर्डिंग है विश्व के संदर्भ में, और जो भारत के संदर्भ में मैंने आपको बताया था वो 2013 के अनुसार था। अब आगे इसमें हम देखेंगे कि वही वर्ष 2013 के अनुसार भारत की जो मृत्यु दर थी वो प्रति 1000 जनसंख्या पर 7 थी, यानी 1000 लोगों में से 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये 2013 के अनुसार है। अब हम इसमें देखेंगे कि मृत्यु दर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सभी को किसी वर्ष में मृत बच्चों की संख्या को जो है काउंट करना होगा या इसको लिखना होगा ऊपर। फिर उसके बाद नीचे आपको
उस वर्ष में जीवित जन्मे कुल बच्चों की संख्या, यानी कि प्रति वर्ष में जो है जीवित जन्मे कुल बच्चों की संख्या को हम नीचे मेंशन करेंगे, उसके बाद गुणे 1000 लिखेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। जो आंसर हमें प्राप्त होगा वह मृत्यु दर होगा। अगर आपने जो डेटा है भारत के संदर्भ में लिया है, अगर आंकड़ा आपने, तो वो भारत के संदर्भ में मृत्यु दर ज्ञात होगा। अगर विश्व के संदर्भ में आपने आंकड़ों को लिया है तो वो विश्व के संदर्भ में मृत्यु दर ज्ञात होगा। अगर प्रदेश का आपको निकालना है तो इसी प्रकार से प्रदेश का भी आप निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से जो है विश्व, प्रदेश या देश किसी भी क्षेत्र का जो है मृत्यु दर निकाल सकते हैं कि किस प्रकार की मृत्यु दर जो है वहाँ पर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मृत्यु दर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि मृत्यु दर क्या होता है। विश्व के संदर्भ में मैंने कुछ आंकड़ों को बताया, फिर उसके साथ साथ भारत के संदर्भ में, और मृत्यु दर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में भी मैंने आप सभी को बताया। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कि मृत्यु दर को किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है या उसके निर्धारक कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी देश में ऊंची मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु दर के निर्धारक का मतलब है कि आप मृत्यु दर किस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं कि किस कारण से कैसे मृत्यु हुई है। एक प्रकार से मृत्यु को निर्धारित करने वाले जो भी फैक्टर हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, उसके साथ साथ उनको प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसमें निर्धनता। निर्धनता के कारण जो है भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है निर्धनता या गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, जिससे व्यक्तियों में न्यूनतम आवश्यकताएं अपूर्ण रह जाती, यानी कि कुछ जो उनकी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं, जिसके कारण से भी जो है मृत्यु दर जो है लोगों में होती है, यानी कि ज़रूरत की जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं होती है निर्धनता के कारण, क्योंकि उनकी आय जो है बहुत ही कम होती है। उसके बाद जो है दूसरा जो फैक्टर है चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव। अगर चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव हमारे पास है तो हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज नहीं कर सकते हैं। किसी भी बीमारी और कोई भी डिजीज हो तो इस तरह से हम इलाज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में भी जो है मृत्यु दर हमारे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सभी फैक्टर हैं किसको, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर। आगे जो हमारा नेक्स्ट है इसमें शिक्षा का निम्न स्तर। अगर शिक्षा का हमारा निम्न स्तर रहा तो हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, ना उसका बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एजुकेटेड होना बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके साथ साथ अगला जो फैक्टर हमारा है प्राकृतिक प्रकोप, यानी कि आप देखते हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी बहुत सारी डेथ हो जाती हैं। जैसे आप ले लीजिए भूकंप हो गया, उसके साथ साथ चक्रवात हो गया, भूस्खलन हो गया, तो इस तरह की बहुत सारे प्राकृतिक प्रकोप हैं जिसके वजह से जो है मृत्यु दर होती है या मृत्यु जो है लोगों की होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हमारा है मृत्यु दर को प्रभावित करने वाला। फिर उसके बाद अगला जो फैक्टर हमारा है अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियाँ। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है सामाजिक फैक्टर के अंतर्गत। अंधविश्वास की वजह से लोग जो है कोई भी अगर समस्या होती है तो उसको किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर या उससे जो है ट्रीटमेंट लेने के बजाय वो साधु या जो उस तरह की जो है अंधविश्वास की बातों में यकीन रखते हैं तो वहाँ पे जाते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए। उसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ हमारी है, जो पुरानी रूढ़िवादी सोच हमारे है, बच्चों को कम एज में शादी कर देना वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे जो है सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो हमारे जो है मृत्यु दर है उसको पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ जो लास्ट फैक्टर हमारा है बाल विवाह तथा अधिक संतान प्राप्ति की इच्छा। बाल विवाह यानी कम मैच्योर्ड, यानी हमारा शरीर जो है तैयार नहीं है या शारीरिक रूप का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, उस स्थिति में बाल विवाह होने की वजह से भी जो है मृत्यु दर पूरी तरह से प्रभावित होता है। अधिक संतान की प्राप्ति की इच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से जो है मृत्यु दर हमारा प्रभावित होता है। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ आपको इसमें बताया कि मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। इसके द्वारा जो है आप मृत्यु दर को निर्धारित कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि निर्धनता क्या है, चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव की वजह से क्या हो सकता है, आप सभी जानते हैं। शिक्षा का निम्न स्तर होगा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, शिक्षा का निम्न स्तर है।
उसके साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप है, फिर उसके बाद अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां हैं, फिर उसके बाद मैंने बताया बाल विवाह तथा अधिक संतान प्राप्ति की इच्छा। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं आपके मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जन्म दर तथा मृत्यु दर का विश्व प्रतिरूप किस प्रकार से है, यानी कि अलग अलग देशों में या अलग अलग कॉन्टिनेंट में किस प्रकार से जो है जन्म दर और मृत्यु दर है, उसका जो है पूरी तरह से जो है हम उस आंकड़ों को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म दर एवं मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में बहुत ही सहायक होते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर से हम जनसंख्या वृद्धि दर को जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि घट रही है या बढ़ रही है, तो इसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व का जो प्रतिरूप है जन्म दर और मृत्यु दर का किस प्रकार से है। पहले पॉइंट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व की 46% जनसंख्या अल्प प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है। यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो बहुत ही कम होती है। विश्व की जो 46% जनसंख्या है वो कम फर्टिलिटी रेट वाले देशों में पाई जाती है, यानी कि अल्प प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है। इन देशों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सभी देश तथा एशिया के कुछ देश और लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई देश को विशेषकर शामिल किया जाता है। तो ये जो टोटल 46% जनसंख्या है विश्व की, यहाँ पर अल्प प्रजनन दर वाले देश पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होती है, फर्टिलिटी रेट जो होती है बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से इन देशों में जनसंख्या जो है बहुत ही कम होती है। तो इनमें मैंने आपको क्या बताया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के सभी देश, उसके साथ साथ एशिया के कुछ देश और लैटिन अमेरिका है वहाँ के कुछ देश, उसके साथ साथ जो है कैरिबियाई देश विशेषकर जो है इस जो है जोन में जो है शामिल किए जाते हैं कम फर्टिलिटी रेट में या अल्प प्रजनन दर वाले जो है देशों में जो है इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगले पॉइंट में आप सभी देख सकते हैं कि इसमें जो है विश्व की जो 46% जनसंख्या है वो मध्यम प्रजनन दर वाले देशों में पाई जाती है। इसमें जो है विशेषकर भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको तथा फिलीपींस जैसे देशों को जो है शामिल किया जाता है। अगले पॉइंट में भी आप देखेंगे कि विश्व की लगभग जो 9% जनसंख्या है वो उच्च प्रजनन दर यानी कि हाई फर्टिलिटी रेट वाले देशों में जो है सम्मिलित की जाती है। ऐसे देशों में जो है विशेषकर अल्प विकसित देश शामिल हैं। इन देशों में अफ्रीका के देश तथा एशिया के कुल देशों को जो है शामिल किया जाता है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया में बहुत ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित देश है जहां पर हाई फर्टिलिटी वाले जो है देश पाए जाते हैं या उच्च प्रजनन दर वाले जो है देश पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैंने पॉइंट टू पॉइंट यह बताने का आप सभी को प्रयास किया कि जन्म दर तथा मृत्यु दर का जो विश्व प्रतिरूप है किस प्रकार से है। इसके साथ साथ हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर रही है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ इसमें वो सभी आंकड़े वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा सीट के द्वारा जो है लिया गया है। तो यहाँ पे डाटा का सोर्स मैंने बता दिया है। आइए आगे इसमें अभी देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जन्म दर एवं मृत्यु दर का जो महाद्वीपीय प्रतिरूप है, यानी कि किस प्रकार से अलग अलग कॉन्टिनेंट में जन्म दर और मृत्यु दर रही है, उसको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जन्म दर एवं मृत्यु दर का जो महाद्वीपीय प्रतिरूप है वो निम्न प्रकार से है। तो पहले हम अफ्रीका के बारे में बात करेंगे कि अफ्रीका में किस प्रकार से जो है जन्म दर और मृत्यु दर रही है। तो अफ्रीका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2015 में जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर एवं मृत्यु दर जो रही वो 36 तथा 10 थी, यानी 36 लोग जो है प्रति 1000 पे जो है जन्म लिए और प्रति 1000 पे जो मृत्यु दर रही है वो 10 थी। इस प्रकार से जो है यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है दोनों जो है सर्वाधिक पाई गई है अलग कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन या अलग महाद्वीप के, जितने भी हमारे और भी महाद्वीप हैं उनके कंपैरिजन। इसलिए जो है यह अनुमान लगाया गया है यहाँ पर कि 2015 से 2050 के बीच में यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर के साथ जो है
विश्व जनसंख्या वृद्धि में जो है अफ्रीका का जो है कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का रहेगा, वो 50% का कंट्रीब्यूशन रहेगा 2015 से 2050 के बीच में, यह अनुमान लगाया गया है। अगर 2015 से 50 के बीच में अगर पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो योगदान रहेगा, वो 50% का रहेगा, यह अनुमान लगाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अफ्रीका के संदर्भ में भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जन्म दर किस प्रकार की रही है और मृत्यु दर किस प्रकार की रही है। तो 2015 में जो है प्रति 1000 जनसंख्या पे जो जन्म दर थी वो 36 थी और प्रति 1000 जनसंख्या पे जो मृत्यु दर थी वो 10 थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें बताया कि 2015 से 50 के बीच में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ की जो है जनसंख्या वृद्धि की जो है उच्चतम दर जो है वो विश्व जनसंख्या वृद्धि में जो है 50% का जो है कंट्रीब्यूशन कर सकती है, अगर इसी हिसाब से जो है यहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर रहा तो उम्मीद करता हूँ कि अफ्रीका के संदर्भ में जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएं या तथ्य बताएं वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट या एशिया महाद्वीप में किस प्रकार का जन्म दर और किस प्रकार की मृत्यु दर रही है। तो 2015 में अगर हम बात करें तो प्रति 1000 व्यक्ति पे या प्रति 1000 जनसंख्या पे जो जन्म दर रही है वो 18 थी, यानी 1000 लोगों पे 18 लोगों ने जन्म लिया, तथा जो मृत्यु दर का रेट था वो 7 था, यानी 1000 लोगों में से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। और एशियाई जो देश हैं ये जननांकिकीय संक्रमण के द्वितीय अवस्था से गुजर रही हैं। इसके साथ साथ एशिया में 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। पहले नंबर पे आपका चीन आता है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में भी आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से यहाँ का जो है बर्थ रेट था और डेथ रेट था। तो अगर कहीं भी अगर डाउट हो कि सर ये नहीं समझ में आया यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर पूछें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करके और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझाने का प्रयास करूँ। आइए आगे देखते हैं इसमें। आगे अगर हम इसमें बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है किस प्रकार का हमारा जन्म दर रहा है और किस प्रकार की मृत्यु दर रही है उसके बारे में बात करें तो 2015 में जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्म दर हमारा रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट में वो 11 था। उसके साथ साथ जो है मृत्यु दर रही है वो भी 11 थी प्रति 1000 जनसंख्या पर। इसके साथ साथ यूरोप में जन्म दर और मृत्यु दर जो है बहुत ही कम होने के कारण यहाँ जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो है वो ऋणात्मक तरीके से होती है, यानी नेचुरल जो ग्रोथ होता है किसी भी देश में जनसंख्या का वो ऋणात्मक रूप में यहाँ पर पाया जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें अब हम आगे देखेंगे उत्तरी अमेरिका जो है हमारा, यहाँ पर जो किस प्रकार का जो है जन्म दर रहा और मृत्यु दर रहा। तो उत्तरी अमेरिका में जो है 2015 के अनुसार जो है जो जन्म दर रहा है वो 12 है प्रति 1000 पर। उसके साथ साथ जो मृत्यु दर रही है वो 8 है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो जनसंख्या, यह जो हमारा कॉन्टिनेंट है उत्तरी अमेरिका वाला, यहाँ पर जो है निम्न वृद्धि दर जो है पाया जाता है। जनसंख्या में जो है निम्न वृद्धि दर यहाँ पर है इस कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आपका बर्थ रेट था वो 11 था प्रति 1000 पे और जो डेथ रेट था वो भी 11 है प्रति 1000 पे। इसके साथ साथ जो है ये कॉन्टिनेंट निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले जो है कॉन्टिनेंट में शामिल किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जन्म दर वो प्रति 1000 पे 17 है। उसके साथ साथ जो मृत्यु दर है वो प्रति 1000 पे 6 है। और ये भी जो है यहाँ पर जितने भी देश हैं ये भी निम्न वृद्धि दर वाले देश हैं, जनसंख्या में यहाँ पे निम्न वृद्धि होती है। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, ओशिनिया महाद्वीप में जो है 2015 में जो हमारा जन्म दर रहा है वो 17 था, जो जन्म दर हमारा था वो 18 था और जो मृत्यु दर थी वो 7 थी, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में जो है 18 लोग जन्म लेते थे और प्रति 1000 व्यक्तियों में जो है 7 लोगों की मृत्यु होती है। तो ओशिनिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसमें कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है निम्न भी है और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम है
उसके साथ साथ जो है बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होने वाले जनसंख्या वृद्धि जो है तेज़ी के साथ होती है कई सारे देशों में, ओशिनिया में। तो 3 कैटेगरी में यहाँ पर जो है आपका वृद्धि दर है, जैसे अल्प वृद्धि दर वाले देश, मध्यम वृद्धि दर वाले देश और हाई वृद्धि दर वाले देश। तो ओशिनिया के संदर्भ में मैंने आपको ये सारे डेटा बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना कुछ मैंने बताया जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा टॉपिक था और मैंने कोशिश किया कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से जुड़े उन सभी के बारे में आप सभी को बताऊं। कुछ डेटा इसमें मैंने आपको नहीं बताया विश्व के संदर्भ में, वैसे मैक्सिमम डेटा के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ कुछ आंकड़े रह गए हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बताऊं भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में जो और भी आंकड़े हैं जन्म दर और मृत्यु दर के, उसको सभी को जो है मैं आपको बताऊं। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कराया या नहीं कराया, आप संतुष्ट हैं या सर्टिफाइड हैं कि नहीं इस टॉपिक से। तो उसके बारे में आप ज़रूर फीडबैक दें। उसके साथ साथ आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मेंशन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है अपने तरफ से कि इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कराऊं। ये टॉपिक हमारा जो है यूजीसी नेट जियोग्राफी में जो है जनसंख्या भूगोल के जो है यूनिट में जो है ये सिलेबस मेंशन किया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर के विश्लेषण के बारे में। उसके साथ साथ इसमें जन्म दर के संकेतक, निर्धारक और कुछ आंकड़ों के बारे में जो है पूरी तरह से मेंशन किया गया है। उसी के साथ साथ मृत्यु दर के निर्धारक, संकेतक और विश्व प्रतिरूप किस प्रकार का है हमारा जन्म दर का और मृत्यु दर का, इन सभी के बारे में जो है उस सिलेबस में मेंशन किया गया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सभी डेटा को या सभी इन्फॉर्मेशन को कवर करने का प्रयास किया। अगर कहीं कुछ छूट जा रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना के जो है जो भी इन्फॉर्मेशन छूट रही है उसको आप सभी को बता दूँ। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से इतना है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें जैसे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो से लाभ मिल सके, क्योंकि जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं आप सभी को वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका अगर लाभ हो रहा है तो आपका दायित्व है कि दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप नए व्यूवर हैं या चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन जो है इस चैनल पे कराई जाती है। तो आप किसी भी एग्जाम से रिलेट करते हैं आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट और मटेरियल जो है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम जो है कुछ समय पहले जो है अभी तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक को, या क्वेश्चन समझ लीजिए एमसीक्यू को तैयार कर रहे हैं। जल्द ही उस पर भी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। और फर्स्ट पेपर में जो है आपके एमसीक्यू या प्रैक्टिस सेट वीडियो कंटिन्यूअस चल रहे हैं तो उसको भी मैं कवर करूंगा पूरा 10 यूनिट, और जो है ज्योग्राफी में भी 10 यूनिट जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ और भी सेक्शन को जो है कवर करने का, और आपके एग्जाम कब होंगे कैसे होंगे उसके बारे में भी मैं अपडेट देता रहता हूं। जैसे भी कोई न्यूज़ आती है एनटीए की तरफ से या यूजीसी नेट की तरफ से मैं वो सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।